नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, अगर आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए। और बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा लिपिड्स, फैट, जिसे आप हिंदी में वसा कहते हो। और वसा से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको वसा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बेटा, चैप्टर का नाम है लिपिड्स या फिर फैट, या फिर आप वसा भी कह सकते हो। तो वसा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं बेटा, वो इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं, और बात करें तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोशिका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से तेल व घी किसमें घुलनशील नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ईथर, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी है वाटर यानी कि पानी। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो जो मैं समझाता हूं उसको समझना। 2-4 मिनट में समझाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप स्वयं दे दोगे। देखिए बेटा, मैंने यहां पर लिखा है घी व तेल, तेल व घी। तेल और घी जो होते हैं बेटा वो लिपिड्स वसा के स्रोत होते हैं। किसके भैया? लिपिड्स के, यानी कि वसा के स्रोत होते हैं बेटा, जिसे हम आम भाषा में फैट कहते हैं। इसके सोर्स क्या है, यानी कि इसके स्रोत क्या क्या है। स्रोत का मतलब होता है जिनसे आपको वसा प्राप्त होती है। तो किस किस से वसा प्राप्त होती है? तो बेटा घी। अब ये घी चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, ये भी एक लिपिड्स है, यानी कि लिपिड्स इसका स्रोत है, वसा का स्रोत है घी। उसके अलावा तेल, विभिन्न प्रकार के तेल है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल। ये सभी तेल बेटा किसके स्रोत है? वसा के स्रोत है। घी भी वसा का स्रोत है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में मांस स्रोत है भैया वसा का। मछली, ये भी स्रोत है। मछली का तेल, ये भी स्रोत है। नारियल का तेल भी लिख देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नारियल का तेल, ये भी वसा का स्रोत है। और डालडा, पनीर, चीज, ये सभी बेटा वसा के स्रोत है। अगर आप इन सब का सेवन करते हो तो आपको लिपिड्स प्राप्त होती है, आपको वसा प्राप्त होती है, जिसे हम आम भाषा में फैट कहते हैं। आपको फैट प्राप्त होता है। तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वसा का स्रोत नहीं है या वसा का स्रोत है, तो भैया ये आंसर करके आ जाना। अब देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है तेल और घी, ये दोनों बेटा वसा के स्रोत है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से तेल व घी किसमें घुलनशील नहीं है, किसमें घुलनशील नहीं है। तो बेटा क्या ईथर में घुलनशील है क्या? बिल्कुल है भैया। ईथर में वसा जो होती है, लिपिड्स जो होती है, ये बेटा घुलनशील होती है। क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील होती है, बेंजीन में भी घुलनशील होती है। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन बेटा वाटर जो पानी होता है, इस पानी में वसा घुलनशील यानी कि अघुलनशील होती है, यानी कि घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील होती है बेटा। कभी आप देखना पानी के गिलास में अगर तेल को या घी को डालकर देखते हैं तो बेटा वो घुलता नहीं है, अलग ही दिखता रहता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाता है। आपने देखा होगा जब हम पानी के ऊपर तेल की एक बूंद डालना और उसको ऐसे हिलाना तो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी के ऊपर तैरता रहता है। किया है ना, बचपन में एक्सपेरिमेंट हमने किया ही होगा ये जरूर। तो पानी में बेटा जो वसा होती है, जो लिपिड्स होती है, वो घुलनशील नहीं होती। क्या आपको समझ में आ गई? ओके। अब बात करते हैं बेटा
कुछ आपने सुना होगा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं उनका भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो याद रखना बेटा विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। उसके अलावा याद रखना है विटामिन डी, उसके अलावा आपको याद रखना है विटामिन ई, उसके अलावा आपको याद रखना है विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन बेटा वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में और क्या क्या, तो वसा में ईथर भी घुल जाता है बेटा, यानी कि ईथर में वसा घुल जाती है, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, सभी में वसा घुलनशील होती है, लेकिन पानी में वसा घुलनशील नहीं होती। अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको बेटा ऐसे विटामिनों के नाम भी बताए हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से तेल व घी किस में घुलनशील नहीं होता है, तो भैया वाटर में यानी कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, यही हमारा राइट आंसर है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए भैया ध्यान से समझ लेना, वीडियो को छोड़ करके मत जाना दोस्त, क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनकी मुलाकात आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिस मत करना गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन पूछा गया है, यानी कि प्रत्येक दिन एक सामान्य व्यक्ति को कितनी वसा की आवश्यकता होती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 40 से 70 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी है 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी है 56 ग्राम प्रतिदिन, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 45 से 46 ग्राम, 45 से 46 ग्राम, ये ना 45 से 46 ग्राम प्रतिदिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गाइज। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मेरी तरफ देखिए बेटा, मेरी तरफ देखने से आप इन सारी चीजों को सीख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम फोन चलाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, इसके लिए कहता हूं कि भैया मेरी तरफ देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 से 70 ग्राम प्रतिदिन। एक दिन में आपको 40 से 70 ग्राम लिपिड्स की यानी कि वसा की आवश्यकता होती है। अगर आपने 40 से 70 ग्राम वसा नहीं ली बेटा प्रत्येक दिन में, तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और अगर आप इससे ज्यादा लेते हो तो भी आपको बीमारी हो सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। तो प्रत्येक दिन हमें कितनी वसा की आवश्यकता होती है, 40 से 70 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन। गाइज एक दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो भैया प्रतिदिन होती है आपको 350 से लेकर के 400 ग्राम प्रतिदिन। एक दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कितनी होती है, 350 से लेकर के 350 से लेकर के 400 ग्राम। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बेटा, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो मेल को तो आवश्यकता होती है बेटा प्रत्येक दिन 56 ग्राम की, और जो फीमेल होती है बेटा उसको आवश्यकता होती है 45 से लेकर के 46 ग्राम की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भवती महिलाओं को, जो गर्भवती महिला होती है बेटा, उन गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 96 ग्राम, लगभग मैं बता रहा हूं प्रति डे बेटा 96 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 96 ग्राम किसकी आवश्यकता होती है बेटा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि हमें प्रत्येक दिन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कितनी होती है, प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, वसा की आवश्यकता कितनी होती है। अब गाइज हम वसा से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब मुझे यह बताइए कि 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। भाई 1 ग्राम अगर आपने वसा का सेवन किया तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो बेटा आपको मिलने वाली है 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा।
इतनी ऊर्जा बेटा आपको प्रति ग्राम वसा के सेवन से मिलती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है आपको वो वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है आपको प्रति ग्राम में, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वो बेटा वसा से मिलती है। लेकिन याद रखना, तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था बेटा तो अच्छे से बताया था कि तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। और सब तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी लगभग में, 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी तक आप कह सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो बेटा लगभग में 4.0 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है बेटा। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो तो, और प्रोटीन से 4 से लेकर के 4.2 या 4.3 तक, यानी कि हल्की सी बेटा, थोड़ी सी प्रोटीन से कम मिलती है किलो कैलोरी, यानी सॉरी प्रोटीन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी कम मिलती है बेटा प्रोटीन से किलो कैलोरी 1 ग्राम से, 1 ग्राम प्रोटीन से। अब दोबारा बता देता हूं, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया है तो 1 ग्राम अगर आप वसा का सेवन करते हो तो 9 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो वसा से मिलती है, लेकिन तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तभी तो जैसे कि मान लीजिए आपको चक्कर आ रहे हैं, शरीर में कमजोरी आ रही है, तो घर वाले क्या कहते हैं? एक मुट्ठी शक्कर खा ले, सही हो जाएगा। थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख ले, सही हो जाएगा। क्योंकि शक्कर व गुड़ से डायरेक्ट आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है, डायरेक्ट आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, इससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए कहा जाता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है बेटा। और 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 से लेकर के 4.2 या 4.3 हल्की सी कार्बोहाइड्रेट से कम किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा 1 ग्राम प्रोटीन से। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? वीडियो को एंड तक देखना गाइज, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो डायरेक्ट आपसे आपकी एग्जाम में मुलाकात करेंगे बेटा, और उनसे मिलने के लिए यहां पर आपको रुकना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम है रस सहायक होता है? यह आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पित्रस, ऑप्शन नंबर बी है लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सबसे पहले मैं आपको पित्रस और लाइपेज एंजाइम, ये दोनों बेटा वसा के पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनका निर्माण होता कहां है। गाइज याद रखना, पित्रस से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पित्रस का जो निर्माण होता है भाई, पित्रस का जो निर्माण होता है वो होता है बेटा लीवर में, जिसे आप यकृत या जिगर भी कहते हो। लेकिन ये पित्रस जमा कहां होता है, स्टोर कहां होता है? तो बेटा पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। लेकिन ये कार्य कहां आकर करता है? तो बेटा ये छोटी आंत में आकर के कार्य करता है, ये छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या काम करता है? तो वसा के पाचन में सहायक होता है बेटा पित्रस बाइल जूस। इतनी बात क्लियर है? ओके, लाइपेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो इसका निर्माण होता है बेटा कहां में? इसका निर्माण होता है पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक जूस से, यानी कि अग्नाशय रस से, अग्नाशय रस से। और यह अग्नाशय रस का निर्माण होता है बेटा पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से भैया। इतनी बात क्लियर है? अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण होता है, और इसी अग्नाशय रस में बेटा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये दोनों किस तरीके से वसा के पाचन में सहायक होते हैं वो देखिए बेटा।
वसा होती है, जब हम वसा का सेवन करते हैं, घी, तेल, डालडा, आप जिन सबको खाते हो तो होता है क्या है, सबसे पहले ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में उपस्थित होती है। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होती है बेटा। सबसे पहले इस तरीके से वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, ये जो बाइल जूस होता है, अब बाइल जूस कौन है, ये पित्रस जो होता है, ये पित्रस क्या करता है, इसे छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है। इसे छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है भैया, यानी कि छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और इसी को ही कहा जाता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को वसा की छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। पाचन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं और यहाँ पर वसा की छोटी छोटी गोलियां हैं। कहने का मतलब बेटा टूटा है कौन, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां वसा की छोटी छोटी गोलियों में टूटी है। इसका मतलब बेटा वसा का यहाँ पर पाचन हुआ है। किसने किया है, बाइल जूस ने किया है, पित्रस ने किया है बेटा। और यह प्रक्रिया कहलाती है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या लिपिड्स वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है बेटा। इतनी बात क्लियर है। अब वसा की छोटी छोटी गोलियों को बेटा, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है जिसका निर्माण इस पैंक्रियाटिक जूस में होता है, ये क्या करता है, ये वसीय अम्ल वह ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों मिलकर ही बेटा वसा का निर्माण करती है। और वसा की सबसे छोटी इकाई होती है वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। इसके बाद में बेटा इसका पाचन नहीं होता है, फिर ये अंतिम समय में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। और बेटा अंतिम समय में जब ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है तो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो एटीपी के रूप में बनती है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है बेटा। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो कुछ इस तरीके से बेटा वसा का पाचन होता है, जिसके निर्माण में पित्रस यानी कि बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम सहायक होते हैं बेटा। इसी तरह की गाइज अगर आपको और वीडियो देखनी है, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे कंटेंट के साथ, तो बेटा इस यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाता हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो बेटा, हमारे साथ जुड़ करके आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो। गाइज मैंने इसी YouTube चैनल पर रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है। शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक उसका टाइम रहता है। संडे का उसका ऑफ रहता है, जिसमें मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। बायोलॉजी के मैंने मानव रोग के 135 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। फिलहाल मैं विटामिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें लगभग हमने 15 से 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। अगर आपने उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर देख लीजिए भैया, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। और मैं आपको बता दूं, रेलवे में बायोलॉजी से क्वेश्चन भी आते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक क्वेश्चन के लिए कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट बेटा जब 5 साल खो देता है ना अपना, जब मालूम लगता है उसे कि भैया एक क्वेश्चन की कीमत क्या होती है। तो ये मत समझो कि बायोलॉजी हमारे सिलेबस में आती नहीं है, क्योंकि भैया पढ़ना आपको सभी है। अगर आप एक एक चीज पढ़ के जाओगे तभी बेटा लाखों हजारों स्टूडेंटों से आप अलग दिखोगे, तभी उनसे आप अलग करके जाओगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचे कि भैया मैथ पर रीजनिंग और ये चीजें पढ़कर ही हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो बेटा ये संभव नहीं है। आपको करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी और मैथ भी पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी बेटा, तभी जाकर आपका सिलेबस होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सभी को पता है बेटा। तो सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो अपने आप को आप आजमा सकते हो कि भैया आपने किस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हो बेटा,
अभी 2022 में आए हुए क्वेश्चन मैंने करवाए, 2018 में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बेटा, इसलिए जाकर देखो, नए क्वेश्चन करवाए, इसलिए जाकर देख लीजिए। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है बेटा, बायोलॉजी आरआरबी 2024 के नाम से मैंने बैच स्टार्ट कर रखा है। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है हमारे बैच का नाम, जो रेलवे वाले बच्चों के लिए है। इतनी बात क्लियर है। और राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी के मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूं आपको, चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, हाँ, ये जो राजस्थान पशु परीक्षक का जो ये क्लास आती है सुबह 7 बजे आती है बेटा, हर रोज सुबह 7 बजे आती है इसकी क्लास। किस दिन कोई काम रहता है तो हो सकता है हम दिन में डाल दें, लेकिन मुख्य रूप से हमारी 2 क्लास आती है दिन में, एक सुबह 7 बजे जिसमें फिलहाल मैं आपको राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, और एक शाम 7 बजे जिसमें मैं आपको रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर 100, 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट देते हैं बेटा। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना रहती है। ये बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। अगर आप इसका आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों। इसलिए उस क्वेश्चन का भी आंसर हर रोज दीजिए भैया। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता है कि वसा के क्या क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से वसा का कार्य क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा को वाटरप्रूफ बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है भैया ऊर्जा प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर ई है भैया उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वसा का कार्य क्या है, इनमें से कौन सा वसा का कार्य है। गाइज मैं आपको बता दूं, वसा के ये सभी ही कार्य है। देखिए भैया, सबसे पहला है अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए बेटा, हमारे शरीर के में बहुत सारे नाजुक अंग होते हैं। मान लीजिए नाजुक अंग है कोई भी मान लीजिए, तो ये वसा क्या करता है बेटा, ये वसा जो लिपिड्स होती है ये बेटा इसके चारों ओर जाकर के जमा हो जाती है और एक परत का निर्माण कर लेती है, और ये परत इस अंग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या है, ये वसा की परत है बेटा, ये वसा की परत है, ये लिपिड्स की परत है जो अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो बेटा इसका पहला कार्य हो गया कि ये अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, अभी 10 मिनट के बाद में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में फुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में भी सहायक होता है बेटा ये। तीसरा है त्वचा को वाटरप्रूफ बनाना। कभी आप एक बाल्टी पानी से नहाए हो, वो पता लगा कि आपने जैसे ही सिर पे डाला एक बाल्टी पानी, तो बस आपके नीचे पहुंचते पहुंचते सिर्फ वो एक जग ही मिला। ऐसा होता है क्या? नहीं होता बेटा। हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ बनाने का काम करती है कौन? ये लिपिड्स, ये वसा, ये फैट। हमारी जो स्किन होती है यहां पर वसा की लेयर परत जम जाती है, जिससे आपकी वसा, आपकी जो त्वचा होती है वो पानी को अवशोषण नहीं कर पाती है बेटा। तो आपको जो त्वचा है, या फिर आप कह सकते हो कि शरीर को वाटरप्रूफ बनाने का काम करता है। अब वाटरप्रूफ क्या होता है, देखो होगा आपने कि ये फोन है वो वाटरप्रूफ है, क्योंकि उसको पानी में डालने पर उसके अंदर क्या नहीं घुसता, पानी नहीं जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारी त्वचा भी वाटरप्रूफ होती है बेटा। अगर आप पानी में कूदते हो तो आपके शरीर के अंदर पानी जाता है क्या त्वचा से होकर के? नहीं जाता, क्योंकि हमारी त्वचा क्या है, वाटरप्रूफ है। किसके कारण होती है? वसा के कारण होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो त्वचा होती है वो वाटर का अवशोषण नहीं करती है। इतनी बात क्लियर है। चौथा, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। मैंने कहा जिनका मेटाबॉलिज्म होता है उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। किस किस का मेटाबॉलिज्म होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो। इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है, इन तीनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो मैंने आपको बता चुका। प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो मैं आपको बता चुका। फैट से, लिपिड से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये मैं आपको बता चुका। हमें प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है ये मैं आपको बता चुका। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन नंबर 2 में फैट या लिपिड्स
कि हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, यह भी मैं आपको बता चुका। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वाटर से यानी कि पानी से, मिनरल से और बेटा विटामिन से, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और इन तीनों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है बेटा। इन तीनों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बेटा वसा जो होती है वो विटामिन को घोलने का काम भी करती है, यानी कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये सभी कार्य बेटा वसा के होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि वसा का कार्य बताइए, तो आप बता देना वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता मिलती है। इतनी बात क्लियर है? और क्या क्या काम करती है वसा? तो बेटा वसा हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है, हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ बनाती है, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको घुलनशील में भी सहायता करती है बेटा आपकी वसा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन गाइज 5वें और 6ठे क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने 5वां और 6ठा क्वेश्चन मिस कर दिया तो समझ लीजिए यहां तक की पढ़ी हुई कहानी आपकी बेकार है। 5वें और 6ठे क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 80% की संभावना रहती है। पिछले 4 क्वेश्चनों में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो 20% पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हो यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, हमारी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके जो एग्जाम्पल करवाने वाला हूं ना वो तो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल का अपवाद है? अपवाद है, अपवाद। ऑप्शन नंबर ए मछली के लीवर का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी है सूरजमुखी का तेल और ऑप्शन नंबर डी है गाय का घी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो भैया समझिए, यहां पर मैंने कहा आपसे कि संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, वसीय अम्ल 2 प्रकार का होता है बेटा। अब ये वसीय अम्ल क्या है? फैटी एसिड। याद रखना है बेटा, आपकी जो वसा होती है वो वसीय अम्ल है ग्लिसरॉल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो आप या तो यह कह दीजिए कि वसा 2 प्रकार की होती है, या आप ये कह दीजिए वसीय अम्ल 2 प्रकार का होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वसीय अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल, ये पहला है। दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल। मैंने कहा कि वसीय अम्ल 2 प्रकार का होता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल। कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है संतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है। तो गाइज मैं दोनों की आपको 2-2 डेफिनेशन देने वाला हूं, 2-2 परिभाषा देने वाला हूं। सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है, इसमें बेटा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऐसा वसीय अम्ल जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो ऐसा वसीय अम्ल बेटा संतृप्त वसीय अम्ल कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल क्या है? तो असंतृप्त वसीय अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसमें बेटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कौन सा बेटा? डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसा वसीय अम्ल बेटा असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाता है। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये पहली है भैया, दूसरी क्या है? ध्यान से समझना। अगर संतृप्त वसीय अम्ल को अगर आप तापमान अधिक देते हो,
अगर आप इसे तापमान अधिक देते हो, तापमान अधिक देने पर क्या होगा, ये द्रव अवस्था में चला जाता है बेटा, ये द्रव अवस्था में चला जाता है बेटा। लेकिन अगर आपने इसको तापमान कम दिया, अगर आपने इसको तापमान कम दिया तो वापस ये ठोस अवस्था में आ जाता है बेटा, वापस ये ठोस अवस्था में आ जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को चाहे तो आप तापमान कम दीजिए या फिर तापमान आप अधिक दीजिए, यह हर हमेशा द्रव अवस्था में होता है, ये हर हमेशा बेटा द्रव अवस्था में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि संतृप्त फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है। दोनों की परिभाषा, दोनों की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उदाहरण बताने से पहले याद रखना है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है ये बेटा आपको जानवरों से प्राप्त होती है, ये जानवरों से प्राप्त होती है और ये आपको पादपों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो जितने भी तेल है बेटा जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो सभी फैटी एसिड असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के उदाहरण हैं। जैसे कि सूरजमुखी का तेल, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, और बात करें जैतून का तेल, बादाम का तेल और ओमेगा 3, उसका आंसर भी यही आता है बेटा। ओमेगा 3 अगर पूछे कि किसका उदाहरण है तो असंतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है। इतनी बात क्लियर है। और अगर आपसे इधर पूछा जाए तो भैया घी, चीज, पनीर, और बात करें मक्खन, मछली, और बात करें बेटा तो नारियल का तेल, ये अपवाद है भैया, ये अपवाद है, ये अपवाद है संतृप्त वसीय अम्ल में। मैंने क्या कहा, संतृप्त वसीय अम्ल ऐसा अम्ल होता है, ऐसा वसीय अम्ल होता है जिसको तापमान अधिक देने पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है लेकिन तापमान कम करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इसका अपवाद है बेटा नारियल का तेल। याद रखना नारियल के तेल को अगर आप गर्म करोगे तो वो द्रव अवस्था में चला जाता है, लेकिन जैसे ही तापमान आपने कम किया या फ्रिज में उसे रख दिया बेटा तो वो वापिस ठोस अवस्था में चला जाता है। तो नारियल का तेल अपवाद है। लेकिन यहाँ पर मछली का तेल, जो मछली के लीवर का जो तेल होता है ना बेटा, मछली के लीवर का तेल या मछली का तेल बेटा वो असंतृप्त वसीय अम्ल का अपवाद है, क्योंकि आप मछली के लीवर के तेल को या तो गर्म कीजिए या फिर कम तापमान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो द्रव अवस्था में ही रहता है बेटा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों अपवाद है। मैंने भी क्वेश्चन यहीं से पूछा है कि इनमें से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है, तो संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण नहीं, संतृप्त वसीय अम्ल का अपवाद पूछा गया है। तो नारियल का तेल है बेटा, ये जानवरों से प्राप्त होता है और याद रखना इसका तापमान अधिक देने पर यह द्रव अवस्था में चला जाता है, तापमान कम करने पर ठोस अवस्था में चला जाता है, वह संतृप्त वसीय अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जानवरों से प्राप्त नहीं होता, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होता है वो संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। लेकिन भैया यहाँ पर अपवाद है ये संतृप्त वसीय अम्ल में, क्योंकि जो मछली का तेल जो नारियल का तेल होता है उसे आप अधिक गर्म करते हो, अधिक ताप देते हो तो द्रव अवस्था में चला जाता है, ठंडा करने पर कम, कहने का मतलब ठोस अवस्था में आ जाता है, और ऐसा वसीय अम्ल बेटा संतृप्त वसीय अम्ल कहलाता है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। और मछली का जो लीवर का तेल है बेटा ये अपवाद होता है असंतृप्त वसीय अम्ल का। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बात समझ में आ गई है बेटा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। लेकिन याद रहे अगर आप चैनल पर नए आए हो और बेटा अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है अच्छे कंटेंट के साथ आसान भाषा में, तो बेटा एक बार सब्सक्राइब करके देखिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना बेटा। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं, यकीन मानो मेरा। मैंने YouTube पर बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, आपको कितना फायदा मिलने वाला है। और अभी तो
हम इस मैदान में उतरे हैं बेटा। 3 साल हो गए घसते हुए, काम करते हुए इस चीज पर। मानता हूं इतना अच्छे से निखार नहीं आया है, लेकिन अब निखार आने वाला है। और इस निखार में अगर आप हमारा साथ देते हो तो बेटा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास जज्बा भी है, जुनून भी है और जीत का भूत सवार भी है। अगर आप मेरा साथ देते हो तो बेटा हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देंगे, जरूर पहुंचा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है आपको। बिल्कुल घर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए। जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फेसबुक पर भी बेटा हमारा चैनल है, पेज है, साइंस गुरु रवि के नाम से ही, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पर भी भैया हमारा अकाउंट बना हुआ है, तो आप कहीं पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर बी कहता है 300 से 350 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर सी कहता है 70 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर डी कहता है 400 से 450 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। गाइस आपसे एक बात और करनी है। देखो होता क्या है, कभी कभी मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, तो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि बच्चा निकल जाता है मुंह से। तो भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुरा मत माना करो यार। आदत पड़ी हुई है, मुंह से निकल जाता है। आप सब मेरे भाई और बहन हो, वो भी बड़े, मैं तो आपसे छोटा ही होगा, और कोई छोटा हो तो कोई बात नहीं है, जो भी है। लेकिन बेटा कहना उचित नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मेरे से गलती हो जाती है तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुरा मत माना करो यार। क्योंकि आए दिन कमेंट आते रहते हैं, सर आप बाटा बोलते हो, वो फलाना टिकाड़ा, ये है वो। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, माफ कर देना, गलती से निकल जाता है। वैसे मैं जानबूझकर कहता नहीं हूँ। ठीक है भैया, ओके। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। प्रत्येक डेसीलीटर ब्लड में 140 मिलीग्राम की मात्रा होती है बेटा कोलेस्ट्रॉल की, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। तो मैंने पूछा गया है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 140 मिलीग्राम होनी चाहिए बेटा प्रत्येक डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये डेसीलीटर का मतलब क्या होता है, तो 1 लीटर का 10वां भाग जो होता है उसे डेसीलीटर बोला जाता है। यानी कि प्रत्येक डेसीलीटर ब्लड में बेटा 140 मिलीग्राम की मात्रा होना जरूरी है कोलेस्ट्रॉल की। ये संतुलित है, यानी कि ये फिक्स है। अगर इससे कम रहा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी, और कोलेस्ट्रॉल के भी, अगर कोलेस्ट्रॉल कम है आपके शरीर में तो उसके भी नुकसान है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आपके शरीर में तो उसके भी नुकसान है। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके चलना होता है बेटा हमें, सॉरी। ठीक है भैया, तो इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भैया। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमें तो ये बताइए। तो याद रखना भैया, ये एक प्रकार की वसा है। ये क्या है, ये एक प्रकार की वसा है कोलेस्ट्रॉल। और कैसी वसा है, तो भैया ये व्युत्पन्न वसा है। ये भी भैया व्युत्पन्न वसा है। व्युत्पन्न वसा ऐसी वसा होती है जिसका निर्माण वसा से ही होता है। तो ऐसी वसा जिसका निर्माण वसा से ही हो रहा है, ऐसी वसा को व्युत्पन्न वसा कहा जाता है। और व्युत्पन्न वसा का ही उदाहरण होता है भैया कोलेस्ट्रॉल। इसका रंग कैसा होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये हल्का पीला सफेद रंग का होता है। हल्का पीला सफेद रंग का होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। और याद रखना भैया ये गाढ़ा होता है, जिसे वैक्स होती है ना, इस वैक्स के समान ये गाढ़ा होता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी। 25% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे भोजन से होता है, और हमारे शरीर में 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी कोशिकाएं बनाती है भैया। सिर्फ 25% ही हम कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त करते हैं। 75% जो कोलेस्ट्रॉल है बेटा, इसका निर्माण हमारी कोशिका करती है। अब ये काम क्या करता है, तो आपने देखा होगा, इसका कार्य लिख ले, बता देता हूं पहले। हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है।
ये हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। बहुत सारे, जैसे अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हार्मोन का निर्माण आपकी ग्रंथियां करती है, लेकिन ये हार्मोन किसके बने होते हैं? तो बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं जिसे आप पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, और बहुत सारे हार्मोन फैट लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं जिससे आप स्टेरॉइड हार्मोन कहते हो। और उसका उदाहरण कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है, लिपिड से होता है, वसा से होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक ही प्रकार की वसा है, और वो भी कैसी? व्युत्पन्न, क्योंकि इस वसा का निर्माण वसा से ही हुआ है, इसलिए बेटा कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक प्रकार की वसा है। मैंने कहा कि इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला हुआ सफेद रंग का होता है, ये गाढ़ा होता है वैक्स के समान। ये इसका निर्माण 25% तो भोजन से, जो हम भोजन करते हैं ना, उससे तो भैया 25% मिलता है, और 75% ही हमारी कोशिका निर्माण करती है इसका। ये हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं कोलेस्ट्रॉल। और दूसरी चीज, दूसरा इसका कार्य, दूसरा ये विटामिन डी का निर्माण में भी सहायक होता है। कौन? ये कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि आप सभी को पता होगा एक कंपाउंड होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। इस यौगिक से बेटा विटामिन डी का निर्माण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होता है। तीसरा इसका कार्य देख लीजिए, ये उत्तकों के निर्माण में भी सहायक होता है, ये उत्तकों के निर्माण में भी सहायक होता है, जिन्हें कहा जाता है एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक, उनमें वसा होती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये याद नहीं तो ये तो याद करना ही करना है कि ये उत्तकों के निर्माण में भी सहायक होता है, विटामिन डी का निर्माण भी करता है, और हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल सहायक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, अब मैं मिटा देता हूं इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि अब तक तो हम क्वेश्चन पर पहुंचे ही नहीं है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है LDL और एक होता है HDL। अब LDL का और HDL का मतलब क्या है? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भैया समझ में आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गाइस, ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। मैं इसे ही लिख देता हूं, इसे हम भैया खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी कि इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे खराब? क्योंकि भैया ये हमारी नसों में जाकर के जम जाता है। क्या लिख रहा हूं? ये हमारी कोशिकाओं में, सॉरी कोशिकाओं में नहीं, हमारी नसों में जाकर के जम जाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जाकर के जम जाता है, यानी कि फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल है, ये जाकर के जम जाता है बेटा। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी नसों में जाकर के जम जाता है, लेकिन भैया ये जमता नहीं है, लेकिन ये जमता नहीं है, इसलिए ये अच्छा है और ये बुरा है। अब इसका कार्य क्या है तो यहां बताऊंगा तो बेटा बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। बस ये देख लीजिए कि ये जो होता है ना, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कितना चाहिए आपको? ये बेटा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, ब्लड की इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि ये नहीं है कि ये खराब है तो इसका कार्य नहीं है, इसके भी कार्य है जिनका उपयोग हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये चाहिए सिर्फ हमें 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। इसके भी अच्छे अच्छे कार्य, दोनों के कार्य तो अच्छे हैं, इसके कार्य ज्यादा है इसलिए हमें ये ज्यादा हो सकता है इसकी, ये चाहिए हमें 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। इसके कार्य थोड़े कम है इसलिए ये कम चाहिए, 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड चाहिए। अब इनके कार्य क्या है गाइस, अभी बताने लग गया तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बता नहीं सकता। जब आपको मैं लिपिड्स वसा के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कार्य क्या है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कार्य क्या है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। अब बेटा कोलेस्ट्रॉल तो दोनों ही है, एक तो एलडीएल है और एक एचडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो दोनों मिलकर हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता होती है, 100 और 40, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। अगर इससे कम रहा तो भी आपको नुकसान है और इससे ज्यादा रहा तो भी आपको नुकसान है, इसलिए बेटा ये तो होना ही होना जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, क्योंकि 300 से 350 हो गए तो बेटा आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। ठीक है, 70-80 अगर आपको कम हो, अगर ये तो बहुत ही कम है 70 से 80 है, तो मैंने बताया ना आपको कि कोलेस्ट्रॉल के भी कार्य होते हैं, जैसे कि हार्मोन का निर्माण करना, तो हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, विटामिन डी का निर्माण अच्छे से नहीं होगा। और हार्मोन आपको पता है कितने ज्यादा लाभदायक होते हैं, विटामिन डी कितना ज्यादा लाभदायक होता है, उत्तकों का निर्माण नहीं होगा, तो कम होने पर भी नुकसान है। 400 से 450 ज्यादा हो गया तो भी नुकसान है भैया। तो कितना होना चाहिए, 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 200 तक चल जाता है, 200 तक चल जाता है, लेकिन 200 से अधिक गया तो प्रॉब्लम है और 100 से नीचे आया तो प्रॉब्लम है। मेंटेन होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूं भैया लिपिड्स इस फैट या वसा वाले चैप्टर को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। 40 से 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप नई चीज़ सीखे होंगे और जिसने पढ़ रखा है उसको भी कुछ न कुछ अलग जरूर ही समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।